कुल पॉपुलेशन जो है गांव की वो तकरीबन 8,500 के करीब है। और जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो अभी लास्ट इलेक्शंस के तहत हम देखें तो वो तकरीबन 26-2700 के करीब हैं रजिस्टर्ड वोट्स जो हैं। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है ना 2 धड़ों के अंदर ही तकसीम है गांव। यानी कि एक तो लीगी ग्रुप है, एक पहले पीपल्स पार्टी ग्रुप था। पीपल्स पार्टी जिस वक्त से पंजाब के अंदर से नापैद हुई है उसके बाद से वो समझ लें कि तहरीक इंसाफ ग्रुप है। तो पार्टीज़ पॉलिटिकली ये 2 ही चल रही हैं जी। अच्छा, मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है ना स्टार्टिंग में वो मैंने की थी गोल्डन गेट स्कूल साहिवाल से। उधर से प्राइमरी एजुकेशन मेरी उधर से है। उसके बाद जो है एनडीएस स्कूल था इधर आरिफ अला में, आपके नॉलेज में होगा, उधर से मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद जो है आईकॉम मेरा नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने आईकॉम किया, स्पिरिट कॉलेज से बीकॉम है मेरा। उसके बाद फिर एलएलबी मैंने की है कायद आज़म लॉ कॉलेज क्यूएलसी लाहौर से। उसके बाद फिर जो मेरा मास्टर्स है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से है पॉलिटिक्स के अंदर। और अब इंशाल्लाह मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इरादा रखता हूँ कि अब एडमिशन लेने के लिए जो मेरा पॉलिटिक्स वाला जो डिग्री है उसको मैं कोशिश करूँगा कि पीएचडी उसमें की जाए। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस ऑफ पंजाब के मीडिया टीम की एक सीरियल चल रही है जिसके अंदर हमने पंजाब के बिलखसूस आरिफ आला के मुख्तलिफ गाँव जो हैं वो विज़िट करवाना शुरू किए हुए हैं। उस गाँव की जो सूरत हाल है, वहाँ पर तरक्याती काम जो है, वहाँ का जो नंबरदारी सिस्टम है वो किसके पास है और वहाँ की आवाम की क्या राय है, वो गाँव कितना पुराना है। इसी हवाले से आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है तहसील आरिफ आला का एक करीबी गाँव 153 ईबी। अगर मैं इस गांव की बात करूं तो तकरीबन आरिफ आला से जो है ना वो 5 से 6 किलोमीटर की मुसाफत पर तरिखनी रोड के साथ ये मुंसलिक गांव है। इनके जो सबसे कम उम्र नंबरदार हैं मोहतरम जनाब राव ज़ीशान एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये अपने गांव के मुतल्लक हमें बताएंगे इनका जो नंबरदारी सिस्टम है वो कब से स्टार्ट है और ये आरिफ आला के सबसे कम उम्र नंबरदार हैं। माशाल्लाह ये एजाज़ भी इनको हासिल है और ये एडवोकेट हैं। और आज हम 153 ईबी का कुछ हिस्सा भी आपको दिखाएंगे कि ये गांव कैसा है, यहाँ पर कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, कौन सी नहीं है, और अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो इस गांव के अंदर कितना वोट बैंक है और कौन सी जमात का सियासी होल्ड है। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम जो है वॉइस ऑफ पंजाब को दिया है। हमने एक सीरियल स्टार्ट किया कि आरिफ आला के जो गाँव है ना विज़िट करवाने हैं, जिसमें पाकपतन भी शामिल है, साहिवाल भी शामिल है, और वहाँ के जो नंबरदारी सिस्टम है उस हवाले से भी मालूमात हमने अपनी आवाम को देनी है। माशाल्लाह ये एजाज़ आपको हासिल है कि आप सबसे कम उम्र नंबरदार हैं। ये सिस्टम कब से चल रहा है? आप एडवोकेट भी हैं, गांव के अंदर पंचायती निज़ाम चल रहा होता है, इतनी छोटी उम्र में ये निज़ाम चलाना, ये सारा कुछ हैंडल करना मुश्किल नहीं है? जी देखिए, मुश्किल तो है क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें ना तो 2 निज़ाम जब भी पैरेलल चलते हैं ना तो मुश्किलात तो आती ही आती हैं। जैसे हमारा एक आप समझ लें कि काउंसलर सिस्टम चल रहा है, बल्दियाती निज़ाम जो हमारा चल रहा है, साथ एक पैरेलल में हमारा ये सूबाई असम्बलियों का भी एक निज़ाम चल रहा है। वो भी ज़ाहिर सी बात इंटरफेरेंस गाँव के हद तक होती है सारी चीज़ों के अंदर। उसके बाद फिर ये नंबरदारी निज़ाम जो है रेवेन्यू के थ्रू जो ये नंबरदारी निज़ाम चल रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़ाहिर सी बात है आपस में फिर कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, क्लैश ऑफ पावर्स भी आता है, तो मुश्किलात तो होती हैं सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, तकरीबन कुछ 125 साल तो हो चले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जो है वो मैनेज कर रही है इसे और बखूबी मैनेज कर रही है। ये पार्टीशन से पहले का सिस्टम चल रहा है? जी, ये गांव जो है हमारा ये जो नई आबादकारी स्कीम थी 1928 में, 25 में बेसिकली पॉलिसी आई थी, 28 में जो नई आबादकारी स्कीम बनी थी उसके तहत फिर ये 3L जो नहर है ये निकाली गई थी और उसके साथ फिर जो है वो चकूक आबाद किए गए थे। तो तब से हमारा गांव जो है ये अलॉटेड है 1928 से, और तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं सूबेदार मेजर शेर खां साहब, वो ग्रेट ब्रिटेन आर्मी में वो सर्व भी किया उन्होंने। चाइना के अंदर उनकी कंप्लीट सर्विस थी, 15-16 साल उन्होंने उधर सर्व किया तियानजिन सिटी में।
तो वो 1928 से ही अल्हम्दुलिल्लाह नंबरदार हैं। उनके बाद जो मेरे दादाजी हैं हाजी उमैद खां साहब, उन्होंने नंबरदारी की तकरीबन निस्फ़ सदी के आसपास। वो भी तकरीबन 12 साल की उम्र में जो है नंबरदार बने थे। और उसके बाद मेरे वालिद साहब कंवर राव अली शान खां जो हैं वो नंबरदार रहे हैं। और उसके बाद 2004 से ऑनवर्ड मैं नंबरदार हूँ। जिस वक्त मैं नंबरदार बना था मेरी 9 साल उम्र थी। डॉक्टर साहब, आप कम उम्र नंबरदार हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो यही है। आप जब किसी गांव के अंदर आपके इलाके में कोई लड़ाई झगड़ा कोई पंचायत आती है तो बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो फैसला करना मुश्किल नहीं होता? अच्छा, फ़ैसला मुश्किल अगर जो प्रोफ़ेशन मैंने अडॉप्ट कर लिया ना, अगर मैं उस प्रोफ़ेशन में ना होता तो फिर ज़्यादा मुश्किलात होती मेरे लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं जैसा कि एडवोकेसी से मुंसलिक हूँ, उधर भी लोगों के मसले मसाइल हल करना ही हमारा काम है। उनके लिए प्रेज़ेंट होना कोर्ट में, उनकी आवाज़ को बुलंद करना हमारा काम है। तो अपने प्रोफ़ेशन की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा एड मिलती है इन मामलात को गाँव की सतह पर हल करने के लिए। डॉक्टर साहब, एडवोकेट होना इस गांव के लिए आज़ाद ज़रूर है, लेकिन आपका ख़ास वक्त जो है वो लाहौर गुजरता है। गांव को कब टाइम दें? अच्छा सर, इस गाँव को टाइम देने के लिए क्योंकि नंबरदारी भी है, ज़ाहिर-सी बात है, गाँव के मामलात भी देखने होते हैं, लोगों के भी देखने होते हैं, तो ये सर दर्द मैंने अपने सर ली हुई है। तो हर वीक के अंदर 2 से 3 दिन मैं गाँव में होता हूँ और 2 से 3 दिन हर वीक में मैं आता हूँ, हर वीक जाता हूँ। अपना लाहौर हाई कोर्ट का काम, टैक्स का भी मैं काम कर रहा हूँ, अपना टैक्सेशन का काम भी सारा, कॉर्पोरेट का भी, वो भी सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करता हूँ और अपने गाँव को भी टाइम देता हूँ। उस पर्पज़ के लिए हर वीक मैं जो है अपने गाँव आता हूँ। हमारी टीम को पता चला है कि आरिफ आला के सबसे कम उम्र नंबरदार राव ज़ीशान एडवोकेट साहब हैं। ये नंबरदारी सिस्टम की अगर बात करूं तो आप माशाल्लाह बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से पहले से आपका ये निज़ाम चल रहा है। क्या हिस्ट्री है आपके ख़ानदान की नंबरदारी सिस्टम की? अगर मैं यहाँ पर एक तल्ख़ सवाल इसी के साथ ऐड करूँ कि अंग्रेज़ ने नवाजा है बहुत से लोगों को, जिसमें हमारे पाकिस्तान की एक लंबी लिस्ट सियासतदानों की भी है। आपके हिस्से में क्या है? अच्छा, तलख़ सवाल आप बिल्कुल कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से है कि जिस वक़्त अंग्रेज़ ने नई आबादकारी स्कीमें निकाली ना, तो उस वक़्त उनको ज़रूरत थी उन लोगों की कि जिनके अंदर मैनेजरल एबिलिटीज़ भी हों, यानी कि वो मैनेज कर सकें एक आबादी को, और दूसरा वो लोग उन्हीं के अंदर से हों, यानी कि एक एलियन पर्सन ना हो, उन्हीं के अंदर से लोगों को मुंतखब किया जाए और वो इस कैपेबल भी हों, इस कैपेबिलिटी भी ये रखते हों कि वो उन लोगों को मैनेज कर सकें या उनके जो भी मामलात वगैरह उनको हैंडल कर सकें। तो इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी कि उनके पास ज़्यादातर, आप देखेंगे जो हमारा ये पंजाब का रीजन है, इसमें कुछ लोकल नंबरदारियाँ हैं और मेजॉरिटी जो नंबरदारियाँ आपको मिलेंगी वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उस वक्त के। तो उस वक्त क्योंकि वो सर्व कर चुके थे, वो अपना आप इस चीज़ में मनवा चुके थे कि दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग फॉर गवर्नमेंट। तो इस पर्पज़ के लिए उनको चूज़ किया गया। अब जिस तरीके से मेरे जो परदादा हैं सूबेदार मेजर शेर खां साहब, इनको चूज़ किया गया था, इनको ये वॉर मेडल्स आप देख रहे होंगे वॉल पे लगे हुए हैं, ये जंग अज़ीम अव्वल के हैं। और इनको ऑनरेरी स्वॉर्ड एक मिली हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। वो ऑनरेरी स्वॉर्ड भी इनको इनकी खिदमात की एवज़ मिली हुई है। तो यानी कि ये वो लोग थे जिनको नंबरदारियाँ उस वक्त सरकारी मुलाजमीन में से जिनको दी गई थी कि जिन्होंने अपना आपको एज़ अ प्रोफेशनल अपने आप को मनवाया था अपनी सर्विस के दौरान। तो उनको फिर नई आबादकारी स्कीमों में रिटायरमेंट के बाद ये नंबरदारियाँ दी गई ताकि वो जो लोग इधर आबाद हों, उनके जो मामलात वगैरह हैं, जो गाँव के मामलात वगैरह हैं, उनको बखूबी वो मैनेज कर सकें। आप माइग्रेट करके पाकिस्तान आए? जी, हम माइग्रेट करके पाकिस्तान आए हैं। इंडिया में हमारा गाँव था बलियाली, गाँव हम अपनी ज़ुबान में उसे कहते हैं। गाँव हमारा बलियाली था, ज़िला हिसार था, तहसील हांसी थी। तो हमारा ये जो गाँव है इसके अंदर काफ़ी मतलब अलग-अलग इलाकों से माइग्रेट होके लोग आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़िला हिसार से और ज़िला रोहतक से, इन 2 जगहों से ज़्यादा लोग इधर आबाद तो हैं। अभी जो नंबरदारी सिस्टम आपका चल रहा है, क्या कहते हैं, आपने इस गाँव के लिए क्या किया? बड़ा लंबा पीरियड मिला आपको इस गाँव के लिए। देखें, तकरीबन आज से कुछ आप गाँव के अंदर एंटर हुए हैं, आपने देखा होगा बॉयज़ का हाई स्कूल है, गर्ल्स का हाई स्कूल है और गाँव का जो मैप है वो एक प्लान्ड मैप है। कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरह आप आस-पास के कोई 2-4 गाँव अगर विज़िट करेंगे ना, उसके अंदर आपको 2 बाइक्स भी, कई गलियाँ ऐसी होंगी जहाँ पे 2 बाइक्स भी इकट्ठी नहीं गुज़र सकती। हाँ, मैनेजमेंट नहीं है उस तरीके। एक तो वो आपने देखा होगा कि उस हिसाब से वो प्लान जैसा अलॉट हुआ था गाँव अपनी हालत के अंदर मौजूद है, कोई नाजायज़ तजावज़ात उस तरह से नहीं हुई हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि स्कूल्स का मैं आपको ज़िक्र कर रहा था, ये स्कूल्स आज से हाई स्कूल नहीं है। जो बॉयज़ हाई स्कूल है इसको तकरीबन तकरीबन भी कम से कम को 35 से 40 साल के करीब हो चुके हैं हाई हुए हुए। हालांकि हमारे आसपास कुछ हमारे गांव से काफ़ी बड़े विलेजेस भी हैं, कुछ 3 गुना बड़े भी हैं, लेकिन उधर से हमारे वालिद साहब वगैरह ही हमें बताते थे कि उधर से मतलब उनके जो एज फेलोज़ थे वो पढ़ने के लिए आया करते थे हमारे गाँव के अंदर। तो मेरे जो दादा थे हाजी उमैद खां साहब,
उन्होंने उनका अच्छा रेफरेंस था राजपूत बिरादरी के अंदर भी, वैसे भी ब्यूरोक्रेसी के साथ भी। तो उन्होंने उस रेफरेंस को अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया, उन्होंने गांव के पर्पस के लिए यूज़ किया, गांव के वेलफेयर के लिए यूज़ किया। इधर मतलब टाइमली जो हैं वो स्कूल्स जो थे वो हाई स्कूल करवाए। इससे पता चलता है कि उनकी मतलब विज़न था ये कि हमारे गांव के बच्चे जो हैं पढ़ें, उनको इस चीज़ में कोई परेशानी ना आए कि उनको को सिटी जाके ही वो हाई स्कूल तक जा सकते हैं या कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों स्कूल्स हमारे गांव में हाई हैं। गांव के अंदर बिजली का मसला था, वो मेरे वाल साहब के तकरीबन टाइम के अंदर जो है, मेरे दादा उज़ू का जो आखिरी टाइम था तकरीबन उस टाइम बिजली आई है। उसके अंदर उन्होंने अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की कि गांव को वो मामलात वगैरह मिले। 153 ईबी की बात करूं तो आबादी कितनी है, वोट कितनी है, और सियासी वाबस्तगी की अगर बात की जाए गांव वालों की और आपकी, किन के साथ है? अच्छा, गांव की कुल आबादी तो अभी सेंसस हुआ था तो 2 साल पहले, उसकी एक मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है। उसमें कुल पॉपुलेशन जो है गांव की वो तकरीबन 8,500 के करीब है। और जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो अभी लास्ट इलेक्शंस के तहत हम देखें तो वो तकरीबन 26-2700 के करीब हैं रजिस्टर्ड वोट्स जो है। तो पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है ना 2 धड़ों के अंदर ही तकसीम है गांव। यानी कि एक तो लीगी ग्रुप है, एक पहले पीपल्स पार्टी ग्रुप था। पीपल्स पार्टी जिस वक्त से पंजाब के अंदर से नापैद हुई है, उसके बाद से वो समझ लें कि तहरीक इंसाफ ग्रुप है। तो पार्टीज़ पॉलिटिकली ये 2 ही चल रही आपके हैं। बुज़ुर्गों ने आरिफ आला की तारीख में सबसे पहला या दूसरा हाई स्कूल इस गांव में बनवाया था। सेहत के लिए क्या काम किया गया, बाकी बुनियादी सहूलियात कितनी आपके बुज़ुर्गों ने इस गांव के अंदर लेके आए हैं जो बाकी गांव के अंदर आरिफ आला में देखा जाए तो नहीं है? अच्छा, सेहत के हवाले से तो मेरे वाल साहब ने भी कोशिश की थी। आपने देखा होगा चौक जो है ना, ये मस्जिद वाला जो चौक है, उधर एक अबैंडन बिल्डिंग पड़ी हुई है। उधर एक और जिस वक्त ये दोनों स्कूल्स हाई हो चुके थे, इंग्लिश मीडियम का उस वक्त ट्रेंड नहीं था स्कूल्स के अंदर। आज से को आप चले जाएँ 25 साल पीछे चले जाएँ तो इंग्लिश मीडियम का ट्रेंड नहीं था। जो एक उर्दू मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम एक जो कोर्स चल रहा था वही चलता था। तो उन्होंने उस वक्त एक एनजीओ के साथ बात करके और ये एलिमेंट्री स्कूल जो है उनके फॉरेन फंडिंग के तहत ये बनवाया था इधर, ताकि इंग्लिश मीडियम भी अगर कोई एजुकेशन लेना चाहता है एलिमेंट्री स्कूल से तो वो ले सकता है। तो ये फिर अदम दिलचस्पी हुकूमत की भी, और वो एनजीओ भी पाकिस्तान से आउट हो गई, तो उसकी वजह से ये अबैंडन कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो ये जगह बेसिकली डिस्पेंसरी की जगह है। इस पे मैं खुद अभी तकरीबन 3 से 4 साल से वर्किंग कर रहा हूँ। एप्लीकेशंस भी मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दी हैं। मेरे पास ऑनलाइन भी वो रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उसके ऊपर कतई तौर पे कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन ना होने की वजह सियासी मुखालफत है, गांव वाले नहीं चाहते, या गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं है? देखिए 99%, हालांकि मैंने आपको भी बताया कि गांव हमारा जो है ना 2 धड़ों में तकसीम है, एक राइट विंग एक लेफ़्ट विंग है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी फैमिली की अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं अगर कोई डिसीजन लेता हूं ना गांव के फेवर में, 99% लोग जो हैं वो एग्री करते हैं कि ठीक है आप ये डिसीजन लें, हम आपके साथ हैं, चाहे वो दूसरी जमात से ही ताल्लुक़ तकरीबन 300 प्लस गांव आरिफ आला के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं 153 की बात करूं तो बाकी गांव की निस्बत कौन सी सहूलियात मौजूद हैं और क्या फ़र्क है इस गांव में और बाकी जितने भी आरिफ आला के चकूक हैं उनके अंदर? एक तो गांव हमारा जो है वो एक प्लांट सिटी की तरह के, कल को अगर ये मॉडल विलेज जिस तरह आजकल वो चल रहा है उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडल विलेज डिक्लेयर हो जाए। ये भी अगर मॉडल विलेज डिक्लेयर होता है तो एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्लान्ड सोसाइटी के तौर पे ये कंटिन्यू कर सकता है विलेज अपने मौजूदा स्ट्रक्चर के साथ, कोई स्ट्रक्चरल चेंज इतना नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी इस तरीके की चीज़ें हैं ना, जिस तरह डिस्पेंसरी के लिए मैंने एप्लीकेशन दी, वो जो बिल्डिंग हमारे पास, उसमें मैंने चीज़ें मेंशन की हैं कि बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है, जगह जो है जिस पे वो बिल्डिंग बनी हुई है वो डिस्पेंसरी के नाम की ही जगह है, रफ़ायामा की जगह है वो। और अगर डिस्पेंसरी आप अलॉट करते हैं, स्टाफ इधर एलोकेट करते हैं, तो उस बिल्डिंग की मुरम्मत मैं अपनी जेब से करवाने के लिए तैयार हूँ। हम तो ये कर सकते हैं ना, अपनी एक बंदे की जो कैपेसिटी है, अगर वो सोशल वर्क करना चाह रहा है तो उसकी जो कैपेसिटी है उसने उस हद तक काम करना है। उसके बावजूद जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो ये पोटेंशियल तो देखें है, अगर मिसाल के तौर पे सीवरेज इधर आता है, सीवरेज के लिए हम कोशिश करते हैं, सीवरेज आता है तो भी मतलब ये एक मॉडल विलेज अगर नहीं भी नॉमिनेट होता तो भी ये बाकी तमाम मामलात वगैरह हो जाएंगे हल। गंदगी का जो मसला आपको अक्सर नज़र आया होगा चौक चौराहों की वजह से उसमें, तो वो उसका रीज़न यही है। अब क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का जो इनिशिएटिव चल रहा है ये, उसके अंदर आरिफ अल्लाह पूरा ही साफ़ हो गया था, सिर्फ 53 ही बाकी था। सुथरे पंजाब में हिस्सा कितना मिला? सुथरे पंजाब में अभी कुछ हमने काविशें वगैरह की हैं, उसके बाद कुछ इनकी टीम्स वगैरह आने लगी हैं, समझ लेके 15-20 दिनों से कोई सफाई वगैरह के लिए। लेकिन वो सरसरी सफाई जिस तरह गलियों की होती है ना, जिसे कहते हैं खानापुरी, हाँ टेम्परेरी करना, तो वो करना। कुछ एक दो जगह पे को कूड़ों के ढेर वगैरह पड़े हुए हैं, वो उनको नॉमिनेट भी किए हैं। उनको मैंने ये भी कहा है कि इस पर को अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आता है तो वो भी मैं पे करने के लिए तैयार हूँ।
तो आप इनको करें, लेकिन वो नहीं उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का एक्शन ले रहे। सर सियासी मुखालफत की आपने बात की है कि गांव की तरक्याती के अंदर मेन रुकावट ये आ रही है। आपको कितना टाइम मिला है नंबरदारी के अंदर, कम उम्र नंबरदार हैं, और जब आपका दौरे हुकूमत था जिनके साथ आप अटैच थे, तब आपने क्या काम किया इस गांव के? हमें तकरीबन 3 साल का जो है वो वक्त मिला था, टाइम मिला था। उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि जिस ब्लॉक के अंदर हम बैठे हैं ना, ये सेंट्रल ब्लॉक है गांव का। जो अलॉटमेंट हुई थी वो ये मतलब जो सेंटर चौक से जो 4 मेन बाज़ार निकल रहे हैं ना, वो ये था। उसके बाद 5 मरला स्कीम, आज़ादी लाइनें, 7 मरला स्कीमें, ये बाद बाद में जो स्कीम्स आई हैं वो आबादियाँ थी। उन आबादियों के अंदर कम अज़ कम भी मैं आपको बता रहा हूँ 3.5 से 4 फुट डूंगी गलियाँ थी वो, क्योंकि वो कटिंग हो गई थी उनकी बाद में। लेकिन उनके अंदर आज़ादी के टाइम से लेकर और ये पिछले जो दौरे हुकूमत गुजरा है खान साहब का, तब तक किसी किस्म की ना कोई बिजली की लाइन थी, ना किसी किस्म का कोई सोलंग था, ना कोई आबी निकासी का था। उधर से बंदा गुजर ही नहीं सकता था। मैं बल्कि जिस वक्त तो हमने ये किया ना, उस वक्त मैं कुछ लोगों के पास गया हूँ, तो वो ये कहते थे इधर से गुजरने के लिए हमें घोड़ा लेना पड़ना है, इधर से बाइक या गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो ये सूरत हाल थी उधर। वो अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि इस चीज़ में मेरी खुद की पार्टी के भी कुछ बंदों ने मुखालफत की कि नहीं यार वो ग्रांट आई है और आप उधर लगा रहे हैं, वो तो बाहर की साइड के बंदे हैं, वो मतलब कोई इतने मेन बंदे भी नहीं हैं कि आप लगा रहे हैं उधर को, हमें को पॉलिटिकली ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मतलब हालांकि उसके बावजूद जो है वो जो बाहर वाले ब्लॉक थे सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह के हमारे अब अंदर के ब्लॉक्स हैं सोलंग वाइज या अभी निकासी के तौर पे, वो एज इट इज़ हमने बाहर वाले इसमें किए हैं। तो साहब आपने 3 साल के अंदर जो काम किए हैं जब आपकी दौरे हुकूमत था, और अब नून लीग का दौरे हुकूमत जा रहा है, क्या फ़र्क है? तब कितने तरक्याती काम हुए हैं और आज कितने हो रहे हैं? अभी देखें, तब तरक्याती जो काम हुए थे ना, वो तो बाई स्टैंड पे हैं, वो आप गांव विज़िट करेंगे आपको नज़र आ जाएगा। जो हमारे बुज़ुर्गों ने किए हैं काम, वो भी मतलब अपने फिज़िकल कंडीशन के अंदर मौजूद हैं। वो भी, हाँ, वो भी लड़कियों वाला स्कूल है, लड़कों वाला स्कूल है। लड़कियों वाला स्कूल हाई हुआ था, इसमें मेरे जो चचा हैं मरहूम मलिक मोहम्मद नंबरदार, मेरी जगह पे सरबराही उन्होंने की उस टाइम के अंदर, ये उन्होंने सारे काम वगैरह किए थे। साइंस भी हैं, कंप्यूटर लैब्स भी बनी हुई हैं गाँव के अंदर। और ये सारी काविशें लड़कियों वाले स्कूल की उन्होंने की थी। लड़कों वाला जो स्कूल था ये मेरे दादाजी ने की थी। ये तमाम चीज़ें होता हूँ अपने ये जो 3-4 दिन इधर दे रहा हूँ ना गाँव के अंदर, वो इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को पता हो कि यार ये फ़लाँ दिन गाँव के अंदर होता है। किसी को कोई मसला मसाइल है, नादरा के अंदर है, कोई थाने कचहरी के अंदर है, किसी किस्म का भी कोई किसी का मसला, यूनियन काउंसिल में किसी का कोई मसला है, वैसे कोई इवन के लोग मेरे साथ आके केसेस भी डिस्कस करते हैं अपने। तो मैंने तो गांव में कभी नहीं किसी के साथ कोई चार्ज किया। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मशावरत देता हूँ कि आप इस तरीके से कर लें, ये बेटर ओपिनियन है मेरा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहे हैं, नहीं तो मैं लाहौर शिफ्ट हो जाता। मेरी एजुकेशन जो है वो लाहौर की है, मैंने मास्टर्स उधर से किया है, पॉलिटिक्स के अंदर मास्टर्स किया है मैंने लाहौर से किया है, मेरी LLB मैंने उधर से की, कॉमर्स की एजुकेशन ली मैंने, एजुकेशन मेरी उधर की है। फैमिली में अपनी शिफ्ट करके उधर सुकून से रह सकता हूँ, ये सारी टेंशनें ख़त्म। कोई ऐसा मसले मसाइल वाली बात नहीं है। अपनी ज़मीनों के ठेके लूँ और उधर आराम से रह लूँ। अगर मैं इतनी सरदर्द ले रहा हूँ कि हर हफ्ते आ रहा हूँ इधर, डेरे में बैठ रहा हूँ, लोग भी अल्लाह का शुक्र है आके मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें वगैरह अपनी कैपेसिटी के हद तक लोगों के कर रहे हैं, मसाइल वगैरह हल, तो इसी वजह से कर रहे हैं कि वेलफेयर ऑफ पब्लिक जो है ना, उसको हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। अगर कोई अपनी ज़ात होती तो फिर गांव के लोग ये आपको पॉइंट आउट करते चीज़ें कि यार इनका दौरे हुकूमत आया था, इन्होंने ये पर्सनल बेनिफिट ले लिया, इनका दौरे हुकूमत आया था, इन्होंने फलाना पर्सनल बेनिफिट ले लिया। वो अल्लाह का शुक्र है आपको, आप ये क्लेम करते हैं कि आपने कोई बेनिफिट नहीं? वो किसी किस्म का कोई एक पैसे का भी पर्सनल बेनिफिट या किसी भी कोई एक मिनट की भी कोई कॉल, आप चौधरी नईम से भी मतलब आपके कोई इंटरव्यू कभी का तकल्लुफ़ हो तो इधर का जिक्र कीजिएगा। 3 साल चौधरी नईम इब्राहिम MP रहे हैं, एक दिन उनके डेरे नहीं गया। सिर्फ जिस वक्त ये गलियों वगैरह के जो मसाइल वगैरह, ये चीज़ें वगैरह हाईलाइट होकर लोग वगैरह आए हैं, उस वक्त गए हैं, उनसे ग्रांट लिया, काम करवाया, उसके बाद आज तक दोबारा नहीं गया। तो साहब हर नंबरदार के पास सरकारी एक अलाटमेंट होती है कि आप नंबरदार हैं, आपके पास है मौजूद? अब मेरे पास सनदें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 1928 मेरे परदादा की सनद भी मैं है। आपकी बात कर रहा हूँ, आपके पास मैं है? आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी की सनद भी हमारे पास मौजूद है, मेरे वालिद साहब की सनद भी मौजूद है, मेरी खुद की सनद और मेरा कार्ड जो है गवर्नमेंट से इशू हुआ हुआ DC साहिबा से, वो भी हमारे पास मौजूद है। मसालती अदालतें बनाई गई हैं ताकि छोटे छोटे मसले जो वो गाँव में हल किए जाएँ। आपने कितने मसले हल? मसालती अदालतें जो हैं वो अभी तक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में नहीं आई हैं। उनका सिर्फ अभी तक जो मैंने आपको बताया ना डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसी के अंदर उनका भी एक क्लॉज डाला गया है कि जो माइनर ऑफेंसेस या माइनर क्लेम्स या माइनर इश्यूज़ जितने भी हैं वो एक मसालती कौंसल, यूनियन कौंसल लेवल पे बनाई जाए, जिसमें हर गांव का एक नंबरदार और जो चेयरमैन यूनियन कौंसल है, और अगर कोई बल्दियाती हुकूमत इन गवर्नमेंट चल रही है तो वो बल्दियाती नुमाइंदे वो मिलके जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल पे जो है वो उन मसाइल का हल करें, ताकि कोर्ट्स के ऊपर जो है वो बर्डन वो आपने ख़त्म इस हो गाँव जाए। के लिए बड़े लेटर लिखे हैं, बड़ी कोशिशें की हैं सेहत के हवाले से, बाकी तरक्याती कामों के हवाले से, उनके ना होने की वजह सिर्फ सियासी प्रेशर और सियासी मुखालफत है?
नहीं, सबके लिए मैं नहीं कहूँगा। नहीं, मैं 153 की बात। हाँ, 153 ईबी के अंदर तमाम जो मेरे पास तकरीबन 16 के करीब अभी लेटर्स पड़े हुए हैं, एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं जो जिनको नंबर्स लगे हुए हैं और मैंने फॉरवर्ड किए अलग अलग चीज़ों के ऊपर। उनमें से कुछ 3 से 4 जो चीज़ें हैं वो सियासत की नज़र हुई हैं, बाकी तो वैसे ही उनको जिसे कहते हैं ना कि अटेंड ही प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। सिर्फ वजह पीटीआई। नहीं, जो दूसरी चीज़ें उनमें तो देखें वो अगले बंदे को तो नहीं ना पता चलता कि मैं पीटीआई का हूँ या नून लीग का हूँ। एक एप्लीकेशन मैंने मिसाल के तौर पे ऑनलाइन फ़ाइल की है सर अदारों के पास बड़ी रिपोर्ट होती जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी डिस्पेंसरी के लिए, मुझे बिल्डिंग अबैंडन पड़ी हुई है, उसमें डिस्पेंसरी के लिए मैंने एप्लीकेशन जो फ़ाइल की थी वो ऑनलाइन फ़ाइल की थी, हेल्थ डिपार्टमेंट को की थी, सीएम को भी फॉरवर्ड की थी उस वक्त सारी चीज़ें वगैरह। वो नंबर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई मतलब डाल दिया गया कि इसको हम इंक्लूड करेंगे अपकमिंग जो मतलब हमारी स्कीम्स हैं उनमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। 3 साल हो टी गए। वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे 153 ईबी गाँव आरिफ आला के सबसे कम उम्र नंबरदार मोहतरम जनाब राउज़ ईशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। हम इंशाल्लाह बाकी गाँव भी दिखाएंगे। गाँव की आवाम से कहूँगा कि खुदारा इसके लिए, अमन के लिए और इस गाँव की बेहतरी के लिए कोई ना कोई काम किया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी आरिफ आला और पंजाब के एक नए गाँव के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।